हेलो एवरीवन। क्या सभी को आवाज आ रही है? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मित्रों? क्या हालचाल? ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ओके, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो सभी? भैया आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी को भी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो एक शॉर्ट सेशन रखते हैं, ठीक है? 1 घंटे का सेशन रखते हैं। साउंड थोड़ा सा बढ़ा दूं? और बढ़ाना है साउंड? साउंड वैसे ठीक आ रहा है। अभी ठीक है? अब बोलो। अब ठीक आ रहा है? बिल्कुल पूछो भाई ऋषिकांत। एक क्यों, दो क्वेश्चन पूछो। जब क्लास लाइव होती है तब आपके पास मैसेज आता है क्या कि क्लास लाइव हो चुकी है? ओनली डिपेंडेंट सोर्स के केस में नेटवर्क पैसे भी कहलाएगा ना सर? डिपेंडेंट सोर्स के केस में नेटवर्क पैसे कहलाएगा, ऐसा तो नहीं है। आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूं मैं? आप करवाऊंगा ना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आपको एक पीडीएफ दे दूंगा वाईसीटी का, उसमें से कर लेना, ठीक है? आप लोग टाइम से थोड़ा देर से आता है कि क्लास लाइव हो गई है, ऐसा? चलिए 1 सेकेंड रुक जाइए, बस स्टार्ट करते हैं। अरे यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड क्या था? चलिए। बाप रे। 1 मिनट रुकिए। एग्जैक्टली टाइम पर आता है। प्रैक्टिस करता हूँ तो समझ नहीं आता है। यही तो प्रैक्टिस का गेम है। ओटीपी। ओटीपी मम्मी के फोन पे। क्या? अरे लॉग आउट हो गया था ना, चल ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों की एसी सर्किट्स की क्लास है, ठीक है? आज से हम लोग एसी सर्किट से स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो एक शॉर्ट सेशन रखेंगे, 1 सवा घंटे का सेशन रखेंगे। इसमें कुछ कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है या बिल्कुल भी नहीं पता है एसी सर्किट्स के बारे में, और जिसको बहुत सारे डाउट्स हैं, उसकी बेसिक्स बहुत ही कमजोर है, उसके लिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो देखिए, एसी सर्किट्स में सबसे पहले क्या होता है, एसी सर्किट्स का मतलब होता है हमारे पास किस तरीके की वेवफॉर्म है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं ये एक जो वेवफॉर्म है, ये कैसी वेवफॉर्म है मेरे भाई, साइनसोइडल। इसमें एक हाफ पॉजिटिव होता है और एक हाफ नेगेटिव होता है। ठीक है, 0 से लेके पाई और पाई से लेके 2 पाई। अब यहाँ पे क्या है, इस वेवफॉर्म का एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इस वेवफॉर्म का होता है। अब इसमें ये जो v ऑफ t है, ये क्या चीज है, इसको हम कहते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, और इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अलग अलग टाइम पर अलग अलग इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, vm क्या चीज है, पीक वैल्यू है ना, ये जो पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। टी टाइम है, फाई आपका क्या है, फेज एंगल है। ठीक है, या तो रेडियंस में होगा या डिग्री में होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो एक चीज, कि ये जो साइनसोइडल एक्सप्रेशन, साइनसोइडल वेवफॉर्म है, इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म बना दूं, ये बना दूं, अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वेवफॉर्म 0 से 30 डिग्री पीछे चल रही है। ठीक है, मतलब 0 से 30 लैग कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका एक्सप्रेशन, v ऑफ टी बराबर vm की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताए +30 डिग्री आएगा या -30 डिग्री आएगा, जल्दी बताओ। 30 से लैग कर रही है तो +30 लगाएंगे, -30 लगाएंगे। लैगिंग के लिए क्या लेते हैं, प्लस या माइनस, जल्दी से बोलो। माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, फटाफट सभी बताओ। लैगिंग आ रहा है ना, तो क्या लेंगे लैगिंग के लिए, प्लस या माइनस, माइनस। बिल्कुल माइनस लेंगे, तो क्या ले लेंगे, माइनस। तो इस वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। तो माइनस होगा लैग के लिए और प्लस होगा लीड के लिए। ठीक है, तो माइनस मतलब लैगिंग, लैग बाय 30 डिग्री। ये जो वेवफॉर्म है, ये 0 डिग्री से यहां पर 0 डिग्री होता है, इससे 30 डिग्री लैग कर रही है, तो क्या लगा देंगे, -30। अगर ये 30 डिग्री लीड कर रही होती, अगर इस तरीके का वेवफॉर्म होता, कुछ ऐसा वेवफॉर्म होता, और ये 30 डिग्री लीड कर रहा होता, ये 30 डिग्री लीड कर रहा होता, तो हम क्या लगा देते, +30 डिग्री लगा देते। ठीक है, v ऑफ टी बराबर 5 साइन ओमेगा टी +30 डिग्री। लैग कैसे, वही वाली बात है ना। अब लैग कैसे, लीड कैसे, तुम लोग फिर बच्चों की तरह अगर मैं सिखाऊं तो बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हो, वैसे तुम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को उड़ा देते हो। भाई 0 डिग्री से 30 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब अभी वो देर में स्टार्ट होगा। 0 डिग्री पहले लगे, ये बाद में आ रहा है, तो बाद में स्टार्ट हो रहा है ना, लैग कर रहा है, तो माइनस लगा देंगे। और देखो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे इससे आगे चल रहा है, पहले ही वेवफॉर्म स्टार्ट हो गई, तो लीड कर रहा है, तो +30 डिग्री। ठीक है, हाँ, थ्योरम का सारा पार्ट खत्म हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, अब देखो, यहाँ पे ये लीडिंग और लैगिंग का ही पूरा का पूरा गेम है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो उसे समझते हैं। मैं एक बहुत ही फेमस शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, जो कि मैं हर एक बैच में सिखाता हूँ। जैसे कि क्या करना है अपन को, एक चीज याद करनी है, क्या, अपन को यहाँ पे याद कर लेना है cos थीटा आता है, और ऊपर क्या आता है, sin थीटा। ऐसे याद कर लेना है, cos थीटा राइट में, sin थीटा ऊपर। अब sin थीटा ऊपर आ गया तो नीचे क्या आएगा, माइनस का sin थीटा। cos थीटा राइट में आ गया तो लेफ्ट में क्या आएगा, माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो याद क्या करना है, ये वाला cos थीटा और ये वाला sin थीटा। cos थीटा राइट में, sin थीटा ऊपर, तो उसका जस्ट अपोजिट माइनस साइन, और जिसके cos के जस्ट अपोजिट माइनस का cos। अब अभी मैंने तुम्हें बताया कि लैगिंग एंगल कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे कि मैं लिखूं v ऑफ टी बराबर 2 साइन 3t -60 डिग्री, और मैं लिख दूं i ऑफ टी बराबर 2 साइन 3t -80 डिग्री। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपने बनाया 0 डिग्री की लाइन, क्या बनाया, 0 डिग्री की लाइन। ये होता है माइनस का 90 डिग्री, है ना, ये होता है माइनस का 180 डिग्री, और ये होता है माइनस का 270 डिग्री।
तो ये जो वोल्टेज है ये क्या कर रहा है, माइनस का 60 चल रहा है, तो 0 से -90 के बीच में 60 पीछे चल रहा है, वी ऑफ टी इधर आएगा, 60 डिग्री पीछे चल रहा है। और करंट कितना पीछे चल रहा है, 80 पीछे चल रहा है, क्योंकि माइनस है तो लैग है, तो 80 पीछे चल रहा है, तो करंट कहीं यहां पर आ जाएगा, ये 80 पीछे चल रहा है। तो आप मुझे बताओ वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कैसे पहचानेंगे? वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कैसे पहचानेंगे? तो यही पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस मान लेते हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। हम कैसा रेफरेंस मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस मान लेते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया कि सर वोल्टेज लीड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम देख पाएंगे कि दोनों में रेस लगी है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। और वोल्टेज कितने से लीड कर रहा है, 20 से, या फिर बोल सकते हैं करंट कितने से लैग कर रही है, 20 से। करंट कितने से लैग कर रही है, 20 से, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैंने ये वाला एग्जांपल लिया तो मैंने ये दोनों को नीचे बना दिया। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता, सेम एग्जांपल ले लेता हूं, देखो समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। 2 sin 3t + 80 डिग्री, सेम एग्जांपल लिया लेकिन प्लस प्लस ले दिया। अब क्या होगा, देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 होता है और ये 270 होता है, ठीक है ना। माइनस में उल्टा चलता है, प्लस में ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। तो प्लस में कैसे चलता है, पॉजिटिव के लिए ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस के लिए कैसे चलता है, क्लॉकवाइज, ठीक। तो अब देखो VT है 2 sin 3t + 60, मतलब 0 से +60, तो VT कहां पर आएगा, यहां पर कहीं आ जाएगा, 60 डिग्री आगे। और करंट कितना आगे, 80 डिग्री आगे है, तो करंट यहां पे कहीं आ जाएगा, करंट कितना आगे, 80 डिग्री आगे है। तो अब कौन लीड कर रहा है, अब फिर से एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, देखना तो एंटी क्लॉकवाइज या लीडिंग और लैगिंग हमेशा। तो अब कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, ठीक है। IT लीड्स बाय 20 डिग्री, और यहां पर IT लैग्स बाय 20 डिग्री, ठीक है। तो आपने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, देखो समझो कि भाई अगर कोई भी चीज नेगेटिव एंगल के साथ लिखी है तो उसको नीचे की तरफ ले जाना है, जीरो के, मतलब क्लॉकवाइज ले जाना है। और अगर कोई चीज प्लस में लिखी है, पॉजिटिव में लिखी है, तो उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ाना है ना। जैसे अगर -60 है तो यहां पे था, -90 होता तो यहां होता, -150 होता तो यहां कहीं होता, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जितना एंगल नेगेटिव में जाता है उसके लिए क्लॉकवाइज जाया जाता है, और पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाया जाता है। तो ये चीज मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास एंगल कैसा है मेरे दोस्त, पॉजिटिव एंगल है, तो मूव एंटी क्लॉकवाइज, मूव एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और दूसरा, अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है, तो हम लोग कैसा मूव करेंगे मेरे भाई, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ये वाले, ठीक है ना। चलिए, तो पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, नेगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज मूव करना है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो उनको एक ही फेजर डायग्राम पे नहीं बना सकते हैं महबूब, है ना। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो एक फेजर डायग्राम पे नहीं बनेगा, क्लियर। तो आपको कितना याद रखना है, ये वाला पोर्शन याद रखना है, ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, ठीक। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूं cos थीटा -90 डिग्री, तो कितना आएगा। सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सबर रखो, कमेंट कम करो, समझो ज्यादा। cos थीटा -90 तो कितना आएगा, देखो cos थीटा पे खड़ा था, -90 कर दिया, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल है, तो क्लॉकवाइज मूव कर गया 90, तो कितना आ गया, माइनस का साइन आ गया, बिल्कुल सही, माइनस का साइन थीटा। अगर मैंने कर दिया cos थीटा +90, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अगर मैंने कर दिया साइन थीटा -90, तो साइन थीटा -90 कितना आएगा, cos थीटा आ जाएगा। और अगर मैंने कर दिया साइन थीटा +90, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का cos थीटा आ जाएगा। तो हमें क्या ये याद करना है,
जी नहीं, हमें ये याद नहीं करना, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। हम इस फिगर को दिमाग में रखेंगे और इसको आराम से निकाल लेंगे। अगर मैं कर रहा हूं cos थीटा प्लस 180 डिग्री, तो कहां पहुंचूंगा, माइनस cos थीटा पे। और अगर मैं कर रहा हूं cos थीटा माइनस 180 डिग्री, तो भी मैं कहां पहुंचूंगा, माइनस cos थीटा पे ही पहुंचूंगा। तो cos थीटा में 180 जोड़ो या घटाओ, माइनस पे ही पहुंचते हैं। ऐसा ही साइन थीटा में, साइन थीटा में 180 जोड़ो या घटाओ, आप माइनस साइन थीटा पर ही पहुंचोगे। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आप लोग याद नहीं रखेंगे, बस समझ लेंगे कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हमने कभी जिंदगी में देखा था। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को तो बोल दे फटाफट यस, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से कमेंट करो। इतना सबको समझ में आ गया तो कमेंट करें यस। क्लियर है सभी को एकदम तरीके से, इसमें कोई भी पंगा नहीं है ना। चलिए ठीक है। तो अब देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि V1 है माइनस का 10 कॉस प्लस 50, और V2 है 12 का साइन माइनस का 10। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए और मुझे बताइए V1 डैश, V1 लीड्स V2 बाय डैश। बताइए, इस क्वेश्चन में करिए खुद से सॉल्व, फिर मैं कराऊंगा। अगर खुद से सॉल्व हो गया तो बस बात ही खत्म। देख के ध्यान से करना है कि कौन किससे लीड कर रहा है, ये पूछ रहे हैं ना। तो हमेशा लीडिंग लैगिंग चेक करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस में चेक करना है लीडिंग और लैगिंग, ठीक है। चेक लीडिंग लैगिंग, लीडिंग या लैगिंग ऑफ वन क्वांटिटी with respect to other always in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया कि लीडिंग लैगिंग चेक करना है एक क्वांटिटी का दूसरे के रेस्पेक्ट में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा। देखिए, बहुत बढ़िया। तो V1t लीड्स V2 बाय, अब देखो क्या करना है। जब भी ये कॉस साइन के टर्म में दिया रहता है तो हमें सबसे पहले वो ही बना लेना है जो हमने बना सीखा है अभी। यहां पर कॉस, यहां पर साइन, माइनस साइन। साइन हमेशा ऊपर आता है, देखें है ना। पॉजिटिव साइन ऊपर आता है और फिर कॉस आता है। तो देखो, माइनस का कॉस है, ये माइनस का कॉस, और प्लस का 50, तो माइनस का कॉस कहां, ये रहा। अब इससे प्लस 50 जाना है तो किस डायरेक्शन में जाऊंगा, अभी बताया पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ या ना, याद है ना। चलो, तो एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री चले जाना है तो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये 50 डिग्री माइनस कॉस से एंटी क्लॉकवाइज चले गए, और V1t आ गया। ये क्या आ गया, V1t। ठीक है, आई बात समझ में। अब V2t साइन से, देखो प्लस का साइन है, प्लस के साइन से माइनस का 10 जाना है। तो प्लस का साइन ऊपर है, अब माइनस का 10 मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो गया मतलब यहां पे, ये हो गया V2। क्लॉकवाइज 10 डिग्री, क्लॉकवाइज समझते हो ना, और एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, हाँ या ना। क्लियर है। बताओ, क्या ये फेजर डायग्राम सबका सही बना है, क्या ऐसा ही बना है जैसा मैंने बनाया है, जल्दी से बोलो। क्या सबका फेजर डायग्राम इसी तरीके का बना है जैसा मैंने बनाया है, जल्दी बोलो फटाफट, हाँ या ना, यस। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो फिर बात ही खत्म हो गई है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें लीडिंग लैगिंग चेक करना है। तो लीडिंग लैगिंग कैसे चेक करते हैं, मैंने पीछे लिखा है, चेक लीडिंग लैगिंग ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए।
ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए। ऐसे जब आप मूव करोगे तो आप देख रहे हो कि जब कोई दो लोगों में प्रतियोगिता हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दौड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि V1 क्या कर रहा है, V2 से आगे चल रहा है। लेकिन कितना आगे चल रहा है, तो देखो 50 डिग्री तो यहां पे हो गया, 90 डिग्री का एंगल ये रहा और 10 डिग्री का एंगल ये रहा, तो टोटल कितना चल रहा है, V1 लीड्स V2 बाय 150 डिग्री। 90 और 60 150। क्या सबको समझ में आ गया, हाँ कि ना? जिसको नहीं समझ में आया वो अगला क्वेश्चन करे। समझ में आ गया, ठीक है ना? V1 V2 से 150 लीड कर रहा है, ठीक है, गुड। इसे बताओ। V1 V1 लीड्स V2 बाय डैश, बताओ। या इसमें एक काम करो, V1 लैक्स V2 बताओ, लीड मत बताओ, V1 लैक्स V2 बताओ, V1 लैक्स V2 बाय डैश, ये बताओ। जो वो पूछेगा उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है ना? सही सही आंसर देना है। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉस हो गया और यहां माइनस कॉस थीटा आ गया, इन दोनों में देखना है। तो क्या दे रखा है, V2 दे रखा है माइनस का 20 कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस पर ही V2 है, तो यही है V2। V1 कितना है, कॉस से प्लस 10 है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो V1 है यहां पे, ये 10 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच में एंगल आ गया सर 170 डिग्री, है ना? 170 डिग्री। और हम कैसे देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं हम लोग, तो कौन आगे चल रहा है सर, V1 आगे, V2 आगे चल रहा है, V1 पीछे चल रहा है। तो मैंने पूछा V1 लैक्स V2, तो V1 पीछे चल रहा है, तो कितने से लैग कर रहा है, 170 डिग्री से। बोलो, क्लियर है सभी को? 190 नहीं, 170 मोनू, 170 आएगा ना, 190 क्यों आएगा? कॉस ओमेगा टी से प्लस 10 है, प्लस 10, तो प्लस 10 तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज में V1 ने 10 डिग्री ऑलरेडी कवर कर लिया ना, आप लोग नीचे ले जा रहे हो, तो 180 प्लस 10 190 कर दे रहे हो। 190 नहीं आएगा, 170 आएगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, देखो, कॉस प्लस 10, प्लस 10 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 10 डिग्री ऊपर होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इससे 10 डिग्री ऊपर की तरफ आया, तो वैसे 180 पे था, लेकिन अगर 10 डिग्री कवर कर लिया तो अब 170 बचा, आप लोग नीचे ले जा रहे हो। वो कब आएगा, जब माइनस का 10 होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस 10, तब आएगा। हाँ, अगर एंगल गिवन नहीं है तो 0 डिग्री की तो मानेंगे। नहीं, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा मैं तो वो उसके हिसाब से बोल रहा हूं ना। मैंने बोला कि V1 लैक्स V2 बाय, तो लैग तो 170 कर रहा है ना, अब लैग का आंसर आप 190 थोड़ी ना कर सकते हो। V1 लैग, लैग करने कर से कर रहा है 170 से, अगर तुम लीड देखोगे तो लीड 190 से कर रहा है, वो अलग चीज है, लैग 170 से ही कर रहा है। तुम उल्टा ही गलत बोल रहे हो संदीप, बिल्कुल ही उल्टा बोल रहे हो, ठीक है? क्या सबको इतने दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो गया बिल्कुल मामला, हाँ कि ना? फटाफट बोलो, अगर नहीं हुआ है तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, चलो। V1 T इक्वल्स टू, चलो इसे करके बताओ। लीड 170 कैसे हुआ, लीड कहां बोला है 170 मेरे भाई, लैक्स 170 लिखा है, क्या गलत सुनते हो क्या? जब सामने लिखा हुआ है लैग 170, मैं बोल रहा हूं लैग 170 है, लीड 190 है, तो लीड 170 कैसे हुआ? अबे गधे, लैग 170 लिखा है सामने। V1 लैक्स V2 बाय, V1 V2 से कितने पीछे चल रहा है, V1 लैक्स V2 बाय,
V2 के रेफरेंस में V1 कितने पीछे चल रहा है? 170, या फिर ये बोलेंगे V2 लीड्स V1 बाय 170। इस क्वेश्चन में बताओ, है ना, बोलने के तरीके अलग है, आंसर सारे सही हैं। इस क्वेश्चन में बताओ V1 लीड्स V2 बाय, चलो ये बता दो, ये बता दो, V1 लीड V2 बाय, ये बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ सब लोग। तो देखो इसमें क्या करेंगे, साइन और माइनस कॉस बनाना है, साइन आता है ऊपर, माइनस कॉस आता है यहां पे। तो V1 क्या कर रहा है, साइन में +30 है, तो +30 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन ये रहा, उसमें +30 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये हो गया V1, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गए, ठीक है। V2 क्या है, कॉस से -80 है, माइनस कॉस से -80 मतलब क्लॉकवाइज, मतलब माइनस कॉस ये रहा, अब माइनस कॉस से -80 जाना है, अगर -90 जाना होता तो इधर आ जाते, लेकिन -80 जाना है तो यहां पे कहीं आएंगे। तो इसको मैं क्या करता हूं, बनाता हूं अच्छे से, ये हो गया V2 से माइनस कॉस -80, ये -80 चला गया कॉस से क्लॉकवाइज, और V1 जो है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री लीड कर रहा है ना। V1 क्या कर रहा है, साइन से 30 डिग्री लीड, तो साइन से V1 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो कुछ ऐसे बना दो, ये 30 डिग्री लीड कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों में एंगल कितना हो गया V1 V2 के बीच में, देखो ये टोटल एंगल 80 है, तो यहां पे 10 बचा, और यहां पे 10 है, और ये पूरा 30 है, तो कितना बच गया इन दोनों के बीच में एंगल, 20 बच गया, V1 V2 के बीच में एंगल बच गया 20। और कौन लीड कौन लैग कर रहा है, तो देखो देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज देखा तो V1 लीड्स V2 बाय 20 डिग्री। क्या सबको पल्ले पड़ गया? हाँ कि ना, है ना, V1 लीड V2 बाय 80 मतलब 20 डिग्री, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 लैग्स V1 बाय, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। V2 लैग्स V1 बाय, इसका आंसर कितना आएगा, V2 V1 से पीछे चल रहा है कितना, इसका भी आंसर 20 डिग्री। अबे गधों, अबे 340 कैसे पीछे चल रहा है भाई, एक चीज अगर आगे चल रही है तो दूसरी चीज पीछे चल रही है। देखो V1 लीड्स V2, V1 V2 से आगे चल रहा है, कितना बोला आपने, 20 डिग्री, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई राम श्याम से 2 मीटर आगे है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि श्याम राम से 2 मीटर पीछे है, एक ही तो बात है, राम श्याम एक आगे है एक पीछे है, तो V1 अगर V2 से 20 डिग्री आगे चल रहा है तो यही तो बोलेंगे कि V2 V1 से 20 डिग्री पीछे चल रहा है। अब उसमें 340 कहां से आ गया भाई, इतना मत सोचो एक्स्ट्रा, है ना। चलो ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। देखो क्या होता है, एसी सर्किट्स में सबसे बड़ी दिक्कत एक डिप्लोमा स्टूडेंट की यही होती है, उसे ये मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। अगर उसे ये मैथमेटिक्स समझ में आ गई तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आगे वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इसके एक फॉर्म होता है पोलर फॉर्म या फेजर फॉर्म, पोलर या फेजर, फेजर फॉर्म या पोलर फॉर्म। इसका क्या मतलब है, हमने इसका मैग्नीट्यूड ले दिया तो ये आ गया, और इसका एंगल निकाल दिया तो ये आ गया। और इसी पोलर फॉर्म को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर में, ये जो आर है वो कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड ही लिखा है, और ये जो एंगल फाई है वो बस एक्सपोनेंशियल की पावर में पहुंच गया जे फाई, ठीक है ना। तो ये जो आर है वो मैग्नीट्यूड ही है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर फॉर्म का, अंडर रूट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और एंगल निकालते हैं टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बी अपॉन रियल पार्ट ए, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है।
तो अब देखो, अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है 6 + j8, मुझे क्या करना है, कन्वर्ट रेक्टेंगुलर इनटू फेजर, रेक्टेंगुलर को फेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर इनटू फेजर फॉर्म। तो क्या करूंगा मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 10। और एंगल कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, मतलब टेन इनवर्स 8/6, जो कि होता है टेन इनवर्स 4/3। और ये कितना आएगा मेरे भाई, ये आता है 53.13, ठीक है। टेन इनवर्स 4/3 कितना आता है, 53.13 डिग्री आता है। ओके, अब सर ये कैसे याद है आपको, अभी आपको भी हो जाएगा। तो ये क्या कर लिया हमने, कन्वर्ट कर लिया रेक्टेंगुलर को फेजर में। अब मैं क्या करता हूं, कन्वर्ट करता हूं फेजर इनटू रेक्टेंगुलर। अब उल्टा सीख लेते हैं, फेजर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना। तो देखो कैसे करना है, इसका एक मेथड है, एक तरीका है, हमेशा याद रखेंगे क्या, कि देखो जब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एट द एंगल फाई लिखा होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एट द एंगल फाई को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, कैसे, कॉस फाई प्लस जे साइन फाई, ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एट द एंगल माइनस फाई लिखा है, तो इसको लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कॉस फाई माइनस जे साइन फाई। क्या आपको ये दोनों बातें याद रहेंगी मेरी, फटाफट बोलो। अगर फेजर से हमें रेक्टेंगुलर में जाना है तो ये तरीका फॉलो करना है, और रेक्टेंगुलर से फेजर में जाना है तो मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 10 cos 30 प्लस j sin 30। cos 30 होता है √3/2, तो 5√3, sin 30 होता है 1/2, तो j5। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है ना, 5√3 प्लस j5। बहुत बढ़िया, 5√3 8.66 होता है। तो ये हमने क्या कर लिया, फेजर वाली चीज को हमने रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लिया, और ऊपर रेक्टेंगुलर वाली चीज को फेजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक चीज, दो चीज है, ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम लोग कौन सा फॉर्म प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर, बताओ, रेक्टेंगुलर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसान है या फेजर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसान है। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी प्रेफर कौन सा फॉर्म, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना। रेक्टेंगुलर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बड़ा ही आसान है। और दूसरा रूल नंबर 2, फॉर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने के लिए हम लोग कौन सा रूल प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर, हाँ, पोलर फॉर्म या फेजर फॉर्म। ये दो रूल आपके लिए गोल्डन रूल है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें ये सारी चीजें करके देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे ये दो एग्जाम्पल है ना, इसमें दो दे रखे हैं, ये फेजर फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इस फॉर्म में दे रखे हैं तो हम लोग इसका सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, z1 इंटू Z2। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करना होता है, 2 एट द एंगल 30
इंटू 4 एट द एंगल 60। तो क्या हो जाता है इसमें जो मैग्नीट्यूड है उनका तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और एंगल ऐड हो जाते हैं, तो आ जाएगा 8 एट द एंगल 90। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई और एंगल हो जाते हैं ऐड। दूसरा हमें करना है डिवाइड। तो डिवीजन करना बड़ा ही सिंपल है। देखो, मैग्नीट्यूड तो आपस में डिवाइड हो गए और एंगल हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा 0.5 एट द एंगल माइनस का 30। अगर मैं इसी तरीके से Z2 अपन Z1 निकालता तो क्या हो जाता? Z2 अपन Z1 निकालता तो 4 एट द एंगल 60 ऊपर आ जाता और नीचे आ जाता 2 एट द एंगल 30। तो आ जाता 2 एट द एंगल 30 डिग्री। क्या किसी को कोई भी समस्या? है ना? क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, अगर मुझे इन्हीं दोनों को क्या करना होता, ऐड करना होता। सब्ट्रैक्ट करना एक ही चीज है, ऐड करना होता। तो अगर मुझे ऐड करना होता तो Z बराबर Z1 प्लस Z2 निकालना होता। तो मैं क्या करता, इनको पहले रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेता। तो 2 एट द एंगल 30 डिग्री प्लस 4 एट द एंगल 60 डिग्री। तो रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए लिखता 2 cos 30 प्लस j sin 30, फिर 4 cos 60 प्लस j sin 60। फिर इनको ऐड कर देते हैं ना, सिंपल। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है ना। तो cos 30 कितना, √3/2, तो ये √3 बचेगा। प्लस का sin 30 कितना, 1/2, तो ये 1 बचेगा, √3 प्लस j। प्लस का cos 60 कितना, 1/2, तो ये 2 बचेगा। sin 60 कितना, √3/2, तो ये 2 √3 बचेगा। तो 2 प्लस √3 प्लस का j, 1 प्लस 2 √3, ये आ गया सम। 2 प्लस √3 प्लस का j, 1 प्लस 2 √3, ये आ गया सम। क्लियर है? गुड आफ्टरनून हेमिनी। ठीक है ना, ये सम आ गया। किसी को कोई पंगा, कोई दिक्कत? cos 30 sin 30 cos 60 sin 60 की वैल्यू पुट करके हमने बस इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो 2 प्लस √3 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया। आगे चलें, जल्दी बोलो, आगे चला जाए। जितना पोर्शन सभी को क्लियर है कि नहीं? चला जाए आगे, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेटा। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा है कुछ एंगल्स। जैसे कि अगर हमें दे रखा है 5 = 36.86 डिग्री, अगर हमें ये दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के जस्ट पहले एक फेजर वाला क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। शक्ति, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया? देखो, फेजर वाला क्वेश्चन रिपीट कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पे सिंपल सी चीज है। ये जो क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे लिए एक और एग्जांपल ही ले देता हूं, ठीक है ना। रिपीट करने से बेहतर वो होगा। देखो, एक और क्वेश्चन ले देते हैं, कोई बात नहीं भाई। देखो, समझो अच्छे से। अगर मैंने लिखा है v ऑफ t बराबर 5 sin 3t माइनस 60 डिग्री, और मैंने लिखा है करंट बराबर माइनस का 2 cos 3t प्लस 90 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है? तो प्लीज रेलवे के नॉन अपनी स्ट्रेटजी दिया कर, जैसे रेलवे वालों को बेनिफिट हो। ठीक है अतुल भाई, ओके। अब देखो क्या है, यहां पे हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले cos साइन माइनस cos बना लेना है, ठीक है ना भाई। यहां पर आता है साइन, यहां पर माइनस साइन,
अब ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ये आता है कॉस और ये आता है माइनस कॉस, ठीक है ना। अब ये याद हो गया, हाँ सर इतना तो पता है। तो ये साइन में माइनस साइड करना है। साइन का है सर ये रहा -16, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इतना तो पता होना चाहिए। तो फिर क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, तो 60 डिग्री हो गया यहां पर, कहीं यहां पर हो गया। तो ये साइन से 60 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा, ये आ गया वोल्टेज। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब करंट क्या दिखा रहा है, माइनस का कॉस और प्लस का 90। अब माइनस का कॉस कहां है मेरे दोस्त, ये रहा, प्लस का 90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो कहां आ गया, यहां आ गया ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहां आ गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया, तो +90 बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह, तो ये आ गया आपका करंट। आ गई बात समझ, हाँ सर आ तो गई है। अब अगर मैं पूछूं कि लीडिंग और लैगिंग पूछूं, तो लीडिंग लैगिंग कैसे डिसाइड करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल के डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं, तो तुम मुझे बताओ इस एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल है ये कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, बताओ। ये एंगल कितना है, ये एंगल है कितना, बोलो। ये एंगल है 240, 180 तो सीधे हो गया और फिर 60 और, तो 240 डिग्री एंगल हो गया। अब मैं यहां पे अलग अलग चीजें लिख देता हूं, है ना। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, आपसे पूछता हूं, IT लीड्स VT बाय। आप क्या है ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे हो कि कौन किसके रेस्पेक्ट में लीड लैग कर रहा है, बस उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो, बाकी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। IT लीड्स VT बाय, बताओ कितने से लीड कर रहा है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो रेस में ये बहुत पीछे है और ये बहुत आगे चल रही है करंट, तो VT पीछे, करंट आगे है, कितने से आगे है, 240 से आगे है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता, मान लो अगर मैं ऐसे बोलता VT लीड्स IT बाय, मैं बस रेफरेंस चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं चेंज कर रहा। अगर मैं ऐसे बोलता VT लीड्स IT बाय, तो तुम देख तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहे हो, लेकिन अब वोल्टेज का एंगल देखोगे करंट के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ रहा है बताओ भाई। VT और IT, VT लीड्स IT बाय, मतलब VT IT के कंपैरिजन में, करंट के कंपैरिजन में कितना लीड कर रहा है, तो वोल्टेज देखो, अगर देखेंगे तो वोल्टेज भी आगे है और करंट पीछे है, बस रेफरेंस चेंज कर दिया, तो ये एंगल आ गया ना दोनों के बीच में। अब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज कितने से, 120 डिग्री से, कितना आ गया, 120 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल सही भाई। शक्ति तुम्हें भी कमेंट करना है अगर समझ में आ रहा है तो, बाकी लोग ही कमेंट करे जा रहे हैं, ठीक है ना। वोल्टेज लीड्स करंट बाय 120, समझ में आ गया मेरे दोस्त, चलो ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर है, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा क्या था अपना, इंपॉर्टेंट डेटा ये था कि अगर एंगल 36.86 है तो इससे पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी लिखनी है, 0.8। साइन फाई कितना लिखना है, 0.6। टेन फाई कितना लिखना है, टेन फाई होता है साइन फाई अपॉन कॉस फाई, मतलब 3/4 या 0.75, है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, क्लियर तो तुम्हें पहले भी था, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हें क्लियर नहीं है। 53.13 डिग्री, ये भी स्टैंडर्ड डेटा है। अगर यहां पे एंगल 53.13 है, तो इसके लिए कॉस फाई कितना आता है, 0.6 आता है, साइन फाई कितना आता है, 0.8 आता है। कॉस फाई साइन फाई की वैल्यू बदल गई। और टेन फाई कितना आता है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, मतलब 4/3, 4/3। और अभी यही आया था, अभी यही क्वेश्चन पूछा था ना कि फाई बराबर टेन इनवर्स 4/3 लिखा है, तो 4/3 लिखा है मतलब कितना एंगल, 53.13। तो टेन जब वन से बड़ा हो, टेन फाई जब वन से बड़ा हो, 4/3 मतलब वन से बड़ा, तो एंगल 45 से बड़ा। और टेन जब वन से छोटा हो, तो एंगल 45 से छोटा, क्योंकि आप सबको पता है टेन 45 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है ना। ओके, तीसरा एक और लिख लेंगे, जब फाई 25.84 डिग्री हो, जब फाई 25.84 डिग्री है, तो कॉस फाई कितना होता है ये याद करना पड़ेगा, कॉस फाई होता है 0.9।
साइन फाई कितना होता है? साइन फाई होता है 0.484 और टेन फाई कितना होता है? नहीं, साइन फाई 0.435 होता है, 0.435 और टेन फाई 0.484 होता है ना? ऐसा होता है। 525.84, cos 5.9, sin 5.435 और tan 5.484। साइन 25.8 कितना ही आता है ना भाई, जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है इतना ही आता है। 0.435 बिल्कुल सही, यही आता है। और टेन 5.484 हो गया, ठीक है। चलिए, अगर एक चीज और करना नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, फिर भी रेफरेंस के लिए कभी काम आ जाएगा। जब cos 5 0.85 होता है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में वो 0.85 पावर फैक्टर भी दे देता है और तब सॉल्व करवाता है। ये बीटेक लेवल की चीज हो गई। 0.85 का cos इनवर्स 31.78 डिग्री होता है ये। अब सिंपल सी बात है कि भाई देखो, 0.8 और 0.9, 0.8 और 0.9, 0.8 का एंगल पता है, 0.9 का एंगल पता है, तो अब एंगल वैल्यू कॉस पावर फैक्टर की क्या है? 0.8 से बड़ी है, 0.85 हुई है, तो एंगल घटेगा, तो 36 से 31 हो गया, और छोटा एंगल हो गया 25.84, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो cos 5.85 भाई 31.77, और इसका साइन कितना होता है? 0.526, साइन 5 हो जाता है इसका 0.526। आप लोगों को इतना नहीं करना है, आप लोग ऊपर के दो ही कर लो, बस उतना ही बहुत है आपके लिए। ऊपर के 2 या 3 कर लो, उतना भी काफी है। tan होता है 0.619। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, जिससे मैं कभी रेफर करना चाहूं तो याद रहे मुझे। चलिए ठीक है ना? ओके। 95% का 1 and 2 से हो जाता है, जेई लेवल पे 1 and 2 से काम हो जाता है, बिल्कुल सही। आपको मेनली कौन सा याद रखना है? केवल ये दोनों, ये वाला और ये वाला, बस इतना ही याद रखना है, बाकी का नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले। ठीक है, चलो, कुछ और डेटा भी याद रखना है तो कुछ और डेटा भी याद रख सकते हो, जैसे कि वो डेटा है, वो वैसे अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं करा देता हूँ इसी में, अब यहाँ पे लिख ही रहे हैं तो। जैसे कि 1/पाई, जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की सब वैल्यू सबको पता है, 3.14, इतना ही हमें जरूरी होता है। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 6.28, और तो आता नहीं है ना? फिर आता है 1/पाई, ये कितना होता है? 0.318। और कितना आता है? 1/2 पाई, ये कितना होता है? 0.159, ठीक है। 1/4 पाई भी कर लो, 12.56, 0.079, 0.079, या फिर इसको आप लगभग 0.08 ही मान सकते हो, ठीक है। पाई, 2 पाई, 1/पाई, 1/2 पाई, 1/4 पाई। अब लिखो 2√2/पाई, ये आता है 0.9। फिर लिखो पाई/2√2, जस्ट उल्टा, तो 1/0.9 कितना हो जाएगा? ये आता है 1.11, पाई/2√2, यहां पे ही लिख देता हूं 1.11, ठीक है। 1/0.9 हो जाएगा, पाई/2√2। चलिए, बहुत हो गया। 1/√2, 1/√3, ये भी लिखना है, चलो ये भी लिख देते हैं। √2 √3 की वैल्यू तो सबको ही पता हो गया ना। √2 1.414,
तो 1/√2 कितना हो जाएगा? 0.707। फिर √3 1.732 और 1/√3 कितना हो जाएगा? 0.577। इतना ही काफी है। ठीक है, √2 1.414 तो 1/√2 0.707, √3 1.73 तो 1/√3 0.577। मैं तो ln2 ln3 ln4 log2 log3 log4 इनकी वैल्यू भी लिखवा सकता हूं, लेकिन आप लोग पागल हो जाओगे, इतना भी नहीं देना है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यू आराम से घर पे देखना, उतार लेना एक पन्ने में, और जब मन चाहे तब देख लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताओ। चलो कौन पढ़ाएगा तुम्हें इस तरीके से, बताओ? पीडब्ल्यू वाले या कहाँ वाले? कोई नहीं पढ़ाएगा भाई ऐसे। क्या बात है प्रवीण भाई, तुम भी वहीं से हो? बिल्कुल है मेरी, पागल नहीं होना है, पागल करेंगे भी नहीं आपको। क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ इसका? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां पे दे रखा है आई बराबर 40 साइन 628t, तो ओमेगा दे रखा है 628, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो f बराबर कितना आ गया? 628/2 पाई। अभी मैंने पढ़ाया था 2 पाई कितना होता है? 6.28, है ना? कितना आ गया? 100 हर्ट्ज। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, मतलब ये डेटा याद रखना है, जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है ना, तो ओमेगा आता है 2 × π × 50। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई 314 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको याद रखनी है, ठीक है? और जब फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है तो ओमेगा कितना आता है? 2 × π × 60, मतलब 377 रेडियन पर सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होता है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था, तो ओमेगा आ जाएगा 2 × π × 100, मतलब 628 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है? क्लियर? हाँ, है ना? इस क्वेश्चन को बताओ। इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट, चलो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या बोल रहा है, इक्वेशन फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट आई ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड आरएमएस वैल्यू 70.7। अब देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दे रखा है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की, तो वो होती है आई एम बाय √2, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू आई आर एम एस, है ना? तो इस तरीके से आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? आरएमएस वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी 50 है, तो अभी मैंने बताया ओमेगा कितना आएगा सर? 314। तो ये ऑप्शन तो गया, है ना? एक ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब आरएमएस वैल्यू 70.7 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 इंटू 70.7। अब देखो उसने डेटा कैसा दे रखा है, हमें पता है 70.7 क्या होता है? 100 इंटू 1/√2।
1/√2 कितना होता है? 0.707। 1/√2 कितना होता है मेरे दोस्त? 0.707। अगर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से √2 से √2 कट गया, तो आई मैक्सिमम कितना आ गया? 100 एम्पियर। तो अभी अभी हमने जो वैल्यू लिखी उससे देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हमसे बन गया। 100 एम्पियर वैल्यू हो गया। तो करंट का एक्सप्रेशन कितना आ गया? मैक्सिमम वैल्यू है 100 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो कितना आ जाएगा? साइन 314t। डी ऑप्शन क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं आरएमएस और एवरेज वैल्यू पे। ये आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, इसमें हम वेवफॉर्म की आरएमएस एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, 10 मिनट ऊपर जाएगी क्लास। देखो, आरएमएस वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमेशा हीटिंग रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली अगर किसी सर्किट में एसी करंट जा रही है, क्या ऐसी करंट जा रही है? एसी करंट जा रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने की वजह से कितना हीटिंग प्रोड्यूस होगा, वो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, या तो ऑल्टरनेटिंग करंट कह दीजिए, या फिर अब ये कह दीजिए कि जितनी मतलब मैग्नीट्यूड की एसी करंट जा रही है, सेम मैग्नीट्यूड की डीसी करंट भी अगर फ्लो करेगी उतना, तो उतना ही हीटिंग पैदा करेगी। आप लोगों को यह ध्यान रखना है बेसिकली कि हीटिंग से रिलेटेड है आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस की बात आएगी तो रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है और उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जब भी पावर लॉस निकालना है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? आरएमएस वैल्यू लेनी है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है? आरएमएस, एवरेज नहीं करती। ठीक है ना? तो वोल्टेज और करंट एट विच हीटिंग प्रोड्यूस इन एसी बराबर हीटिंग प्रोड्यूस इन डीसी इज नोन एज द आरएमएस वैल्यू। तो अपने को इसमें याद क्या रखना है? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना? आरएमएस वैल्यू के लिए आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले वोल्ट एवरेज का फॉर्मूला दिखाता हूं, फिर आरएमएस का फॉर्मूला दिखाऊंगा। ठीक है ना? देखिए, एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज के लिए याद रखना है चार्ज ट्रांसफर। कितना ओवरऑल चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट एट विच चार्ज ट्रांसफर इन एसी बराबर चार्ज ट्रांसफर इन डीसी, वो हो गया एवरेज वैल्यू। एवरेज को और क्या लिखते हैं? मीन वैल्यू, है ना? ये सब मैथ में पढ़ा होगा बचपन में। वो किससे रिलेटेड है? चार्ज ट्रांसफर से। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। अगर हमें वी एवरेज लिखना है, वोल्टेज का एवरेज वेवफॉर्म, किसी वेवफॉर्म का एवरेज वोल्टेज निकालना है, जैसे ये वेवफॉर्म दे रखी है हमें। ठीक है, हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से लेकर टाइम पीरियड वी ऑफ टी dt। dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अगर मैं करंट का एवरेज निकालना चाहता हूं तो सेम ही तरीके से करंट लिख दो, 1/t 0 से t आई ऑफ टी dt। dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है ना? अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या है ना दोस्त, एक और तरीका है। क्या तरीका है? आपको टाइम पीरियड की जगह अगर आप 2 पाई लिखना चाहते हो तो 2 पाई लिख दो। जैसे ये जो वेवफॉर्म है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में बनाई गई है। अगर ये वेवफॉर्म किसी एंगल के रेस्पेक्ट में बनाई गई होती तो ये वेवफॉर्म कैसी दिखती? रुक जाओ भाई, क्या इतना कमेंट, रुक जाओ। तो देखो, एंगल क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। एंगल क्या होता है? ओमेगा टी होता है। सर, ये ओमेगा इंटू टी एंगल कैसे हो गया? आप करके देख लो। ये पाई आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा। जैसे ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कटा, क्या बच गया? केवल रेडियन बच गया। रेडियन किसकी यूनिट है? एंगल की। तो ओमेगा टी कहीं पे भी वेवफॉर्म के एक्स एक्सेस पे लिखा है, मतलब वो एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई वी टी डी ओमेगा टी। अब जो इंटीग्रेशन करेंगे वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये और ये एक ही चीज है। क्लियर है? बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कि ना। इतना सभी को क्लियर है? क्या ये एवरेज वैल्यू समझ में आ गई? जल्दी बोलो फटाफट। टाइम के रेस्पेक्ट में dt हो गया और एंगल के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी हो गया, है ना? यहां पे मेंशन कर देता हूं,
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, एक बार समझा दीजिए। तो अभी क्या कर रहा था इतनी देर से, ये जो है फॉर्मूला है, dt मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी मतलब एंगल के रेस्पेक्ट में। एंगल है तो 2 पाई ले लेंगे, और टाइम है तो t टाइम पीरियड ले लेंगे। टाइम सेकंड में आता है, एंगल रेडियन में आता है। तो एक पूरी की पूरी साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, इसीलिए टी की जगह 2 पाई लिख लिया। साइनसोइडल वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, उसके बाद वो रिपीट करती है, इसीलिए टी टाइम पीरियड की जगह 2 पाई लिख लिया। टी क्या है, टाइम पीरियड है। लिख देता हूं, टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। और एक बार में सुनने की आदत डालो, है ना। अगर कमेंटबाजी में लगे रहोगे और फिर दोबारा पूछोगे तो चमका दिए जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू जैसा ही है, बस थोड़ा सा फेरबदल है। कैसे, जैसे कि अगर मैं वी आरएमएस निकालना चाहूंगा तो पहले एवरेज जैसा फॉर्मूला लिख लो, 1/t, 0 से t, v ऑफ t dt। अब तुम्हें रूट करना है। क्या करना है, देखो इसके उल्टा चलो, इधर रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या क्या चलना पड़ता है, उल्टा। जैसे अगर उल्टा चलोगे ना तो काम खत्म हो जाएगा। देखो ये रहा ऐसे, मीन का स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये जो मीन वैल्यू लिखी है, मतलब एवरेज वैल्यू का ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसका स्क्वायर करना है। तो ये जो है, इसका स्क्वायर करना है वेव फॉर्म का। ये जो वोल्टेज है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जो मीन है उसका स्क्वायर कर दिया, और फिर क्या कर दिया, रूट लगा दिया। क्या, रूट। तो पूरे का क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। बस ये दो चीजें चेंज हो जाती हैं। ये आ गया आरएमएस वैल्यू। हमने क्या किया, वी ऑफ टी का स्क्वायर कर दिया, पूरे का अंडर रूट लगा दिया। ठीक है ना। अगर मैं इसको एंगल के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो एंगल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले एवरेज वैल्यू कैसे लिखते थे, 1/2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई वी ऑफ टी डी ओमेगा टी, ये लिखते थे। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे। इतना दूर क्यों लिखा है, इसका रूट लगा देंगे, ये आ गया आरएमएस। तो जो 1/2 पाई और इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर ही बंद रहता है। ठीक है ना, कुछ भी चीज रूट के बाहर नहीं रहती। क्या होता है, अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि रूट के बाहर कुछ रहता है क्या, नहीं। जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है और इंटीग्रेशन के बाहर जो 1/t करके लिखते हैं, वो भी रूट के ही अंदर रहता है। सब कुछ रूट के अंदर रहता है। रूट इसका एक तरीके से ढक्कन है, इसका कैप है, उसके अंदर ही सब कुछ है। क्या पल्ले पड़ा सभी को, बोलो फटाफट हाँ कि ना। फॉर्मूला बताया ये तो मैंने केवल, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया आरएमएस और एवरेज। ठीक है ना। अब देखो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या होता है, ये भी समझ लो। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर की डेफिनेशन होती है क्या, आरएमएस वैल्यू ऊपर आता है और एवरेज वैल्यू नीचे आता है। वोल्टेज का हो या करंट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऊपर आता है, एवरेज वैल्यू नीचे आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्म फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये डीसी सर्किट के लिए होता है। किसके लिए होता है, डीसी वेवफॉर्म के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तुम लोगों को। अगर फॉर्म फैक्टर समझ गए तो बहुत कुछ कर लोगे जिंदगी में, ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसी वेवफॉर्म है, मान लीजिए पहले ऐसी वेवफॉर्म है, ठीक। फिर ये वेवफॉर्म कुछ ऐसी आ गई, कुछ ऐसी आ गई। फिर वेवफॉर्म बिल्कुल ही ऐसी आ गई। अब ये वेवफॉर्म कैसी आ गई, फाइनली ये वेवफॉर्म ऐसी आ गई, ऐसी आ गई। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार फॉर्म फैक्टर निकलेंगे। पहला, इसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, इसमें हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा है ना। फॉर्म फैक्टर, आपकी फॉर्म कैसी है, आपकी फॉर्म होनी चाहिए कंसिस्टेंट।
है ना। ऊबड़ खाबड़ फॉर्म नहीं चलेगी आपकी। फॉर्म कैसी होनी चाहिए, एकदम कंसिस्टेंट फॉर्म होना चाहिए। तभी तो बोलते रहते हैं कि क्रिकेट में फॉर्म अच्छी है, फॉर्म खराब है, फॉर्म नहीं है, फॉर्म में नहीं है अभी, मतलब फॉर्म ऊबड़ खाबड़ है, मतलब कांस्टेंट कंसिस्टेंट फॉर्म नहीं है। तो इसका जो फॉर्म फैक्टर होगा ये बहुत ज्यादा होगा 1 से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। अब फॉर्म थोड़ी सी सुधरी, तो नीचे वाली वेवफॉर्म में क्या हुई, इसकी फॉर्म थोड़ी सी सुधरी, वेरी तो कर रही है लेकिन थोड़ी सी सुधरी, तो फॉर्म फैक्टर ग्रेटर और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। पहले बहुत ज्यादा ग्रेटर था, अब थोड़ा सा ग्रेटर देन है। नीचे वाले में, थर्ड वाले में फॉर्म और बेहतर हुई, अब स्मूथ टाइप की फॉर्म है, तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन 1। और आपको पता है ये है साइनसोइडल वेवफॉर्म, इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। और लास्ट है आपका एकदम कंसिस्टेंट वेवफॉर्म, जो कि आपको चाहिए, हमेशा ऐसा ही फॉर्म रहना चाहिए, एवर ग्रीन फॉर्म है, कभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस आ ही नहीं रहा, प्योर डीसी वेव है, तो प्योर डीसी वेव का फॉर्म फैक्टर होता है इक्वल टू 1। ये कैसी वेव है, प्योर डीसी वेव। तो जैसे जैसे वेवफॉर्म हमारी डीसी को अप्रोच करती है, जैसे जैसे वेवफॉर्म हमारी एकदम स्मूथ, एकदम कंसिस्टेंट हो जाती है, एकदम सीधी रेखा बनती है, प्योर डीसी, जैसे जैसे वेवफॉर्म अप्रोच करेगी वैसे वैसे फॉर्म सुधरेगा, सुधरेगा मतलब 1 के पास जाएगा। तो हम, हमारे लिए आइडियल वेवफॉर्म क्या है, यही है डीसी वेवफॉर्म, इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1। और अगर फॉर्म फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कचला है, कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स है। ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि फॉर्म फैक्टर ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। फॉर्म फैक्टर लेस देन 1 कभी नहीं होता। क्या आपको ये बातें याद रहेंगी मेरी, जल्दी से बोलो हाँ या ना। फॉर्म फैक्टर लेस देन 1 कभी नहीं होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। जब बहुत ज्यादा 1 से बड़ा है या 1 से जस्ट बड़ा है तो वो फॉर्म फैक्टर खराब ही है, लेकिन हमारे लिए आइडियल वैल्यू क्या है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू 1, प्योर डीसी वेव हम 1 चाहते हैं। ठीक है चमका। ये फॉर्म फैक्टर होता है। क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर क्या है, जस्ट एक फॉर्मूला है। तो क्रेस्ट फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू। फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज होता है, क्रेस्ट फैक्टर मैक्सिमम अपॉन आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। ठीक है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, दैट इज पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। आगे पढ़ना है, बोलो जल्दी से। ये जितनी भी वेवफॉर्म है इन सबका फॉर्म फैक्टर वगैरह और आरएमएस एवरेज वगैरह सिखाऊं अभी या नहीं, कल? जल्दी बोलो हाँ या ना। आज ही? चले ठीक है, तो सीख लेते हैं। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको खत्म ही कर दूं, आज ही कर लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा होगा। वाईटी पर क्या होगा वो 3 PM पे आके देखना। 20 मिनट, 10 मिनट, 10-15 मिनट लगेंगे, चलो फटाफट देख लो। 10-15 मिनट लगेंगे, जितनी देर में आप लोग कमेंट करते रह जाओगे उतना में हो जाएगा। 10-15 मिनट लगेंगे, हर्ष रुक जाओ, चले जाना फिर। देखो, ये डीसी वेवफॉर्म है, तो डीसी वेवफॉर्म के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी इसकी पीक वैल्यू वीएम के बराबर होती है, और जो इसकी आरएमएस वैल्यू होती है वो भी इसका पीक वैल्यू वीएम के बराबर रहता है। तभी तो हम कहते हैं कि फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस अपॉन एवरेज, जो कि कितना आता है, डीसी वेवफॉर्म का 1 आता है। तो इसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू दोनों ही क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एवरेज वैल्यू भी वही है, आरएमएस वैल्यू भी वही है, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि फॉर्म फैक्टर 1 आता है इसका, क्योंकि आरएमएस बराबर एवरेज है। ठीक है। अब देखिए ये प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म। अब जितना यहां पर पॉजिटिव है उतना ही यहां पर नेगेटिव है, तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, क्या, फुल साइकिल और हाफ साइकिल। तो अगर मैं फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो 0 आता है, और हाफ साइकिल में निकालूंगा तो 2 Vm अपॉन पाई आता है। हाफ साइकिल में कितना आता है, 2 Vm अपॉन पाई। मतलब मैं एवरेज का फॉर्मूला केवल इतनी साइकिल पे लगाऊंगा तो 2 Vm अपॉन पाई आएगा, लेकिन फुल साइकिल पे एवरेज निकालूंगा तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, वो हो जाएगा 0। ठीक है। तो अगर मैं इसका आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो वो तो एक सीधी सच्ची वैल्यू आती है। कितना आता है साइनसोइडल वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू,
Vm अपॉन √2। नहीं, रटना ही पड़ेगा। वी आरएमएस इज वीएम बाय √2। ठीक है, तो एवरेज आरएमएस पता चल गया जी हाँ। तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा बताओ फिर। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस अपॉन एवरेज। आरएमएस है वीएम बाय √2, एवरेज है 2 Vm बाय पाई। तो ये आ जाता है कितना? पाई बाय 2√2। पाई बाय 2√2 कितना होता है? 1.11। हाँ, टाइम पीरियड केवल पाई रखना है, उसे कहते हैं हाफ साइकिल, है ना? है ना? पाई बाय 2√2 मतलब 1.11। क्या सबको क्लियर है इतना? बोलो। ठीक है, चलिए। तो ये साइनसोइडल वेवफॉर्म हो गया। आरएमएस बता दिया, एवरेज बता दिया, फॉर्म फैक्टर बता दिया। पीक फैक्टर सबका आप लोग अपने आप निकाल लेंगे। पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, बस। फॉर्म फैक्टर 1 अच्छा होता है तो हम लोग डीसी वेवफॉर्म यूज करते हैं। प्योर डीसी चाहते हैं, जो डीसी लोड है, जैसे कि रेजिस्टेंस लोड है, वो डीसी लोड है। जैसे आपका घर है, आपके घर में कैसी सप्लाई चाहिए? इलेक्ट्रिक सप्लाई, एसी चाहिए। जब एसी सप्लाई चाहिए और आप अगर डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे घर में, तो क्या बल्ब वगैरह चलेंगे? नहीं चलेंगे। एसी में पावर फैक्टर होता है, पावर ट्रांसफर करने की मतलब पावर ट्रांसफर अच्छे से हो सकता है। इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव लोड की वजह से कहीं ना कहीं अगर आप डीसी सप्लाई दोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, क्योंकि वो सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो डीसी लोड होते हैं ना, जैसे बैटरी है, और अगर जो भी डीसी पावर पर चलते हैं, उसके लिए प्योर डीसी वेवफॉर्म सबसे अच्छी होती है। लेकिन जो एसी लोड है उनके लिए साइनसोइडल वेवफॉर्म अच्छी होती है। तो हर जगह डीसी वेवफॉर्म नहीं चाहिए, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। फुल साइकिल में वी आरएमएस, आरएमएस वैल्यू का फुल और हाफ साइकिल नहीं होता है, ये एक सिंपल सेम वैल्यू होती है। देखो, एवरेज कैसे निकालते हैं? एरिया को ऐड करते हैं। एवरेज वैल्यू आपने ये भी पढ़ा होगा ना यार, मैं लिख देता हूं। चलो, एवरेज वैल्यू आपको शायद पता ना हो। वी एवरेज बराबर ये भी होता है एरिया ओवर 1 टाइम पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड। एवरेज का ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने? एरिया ओवर 1 टाइम पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये होता है एवरेज। एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू निकालनी है, अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो एक टाइम पीरियड का एरिया निकालते हैं, डिवाइड बाय टाइम पीरियड करते हैं, दैट इज एवरेज वैल्यू। समझे? तो अगर मैं एक टाइम पीरियड का एरिया निकालूंगा, एक टाइम पीरियड का मतलब इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड का अगर एरिया निकालूंगा, तो मेरे दोस्त जितना ही पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। तो ये फुल साइकिल में 0 आ जाएगा, है ना? लेकिन तो हाफ साइकिल में कितना आएगा? 2Vm/पाई। लेकिन आरएमएस में क्या आप एरिया को जोड़ते हो? नहीं, आरएमएस में तो आप क्या करते हो? वी ऑफ टी का स्क्वायर कर देते हो। तो वहां पे नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है स्क्वायर होने की वजह से। तो वो हाफ साइकिल और फुल साइकिल वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं चलता। आगे बात समझ सबको? चलिए, चार्ट यही है जो मैं बता रहा हूं, ये चार्ट है। अब इससे ज्यादा शॉर्ट चार्ट क्या दूं? सीधे सीधे तो वैल्यू लिख रहा हूं, ड्राइव थोड़ी करवा रहा हूं। अब आ जाओ इधर। इसको बोलते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, है ना? अगर मैंने एक साइनसोइडल सप्लाई दी ये वाली इनपुट में, और एक फुल रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर को सप्लाई दी, और तो रेक्टिफायर डीसी आउटपुट देता है, तो ये फुल रेक्टिफाइड वेव कुछ इस तरीके की आउटपुट देगा। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो साइनसोइडल वेवफॉर्म जैसी ही होती है, 2Vm/पाई। अब देखो, इसमें तो दोनों एरिया पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आरएमएस वैल्यू भी इसकी साइनसोइडल वेवफॉर्म जैसी ही होती है, Vm/√2। तो फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? सेम ही रहेगा, पाई/2√2, दैट इज 1.11। ठीक है, चलिए। अब हाफ रेक्टिफाइड वाले की बात कर लेते हैं। इसमें एवरेज कितना होता है? देखो, ऊपर 2 लूप थे 2 पाई में, यहां पर एक ही लूप है 2 पाई में, तो एवरेज क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आरएमएस कितना होता है? 1/√2 टाइम्स होता है। 1/√2 टाइम्स Vm/√2, दैट इज Vm/2। ये भी लिख देता हूं, ये एवरेज आधा हो जाता है। ठीक है ना? हाफ ऑफ 2 Vm/पाई।
दैट इज Vm अपॉन पाई। और इसका फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा? इसका फॉर्म फैक्टर कितना आएगा? आरएमएस अपॉन एवरेज, मतलब π/2, दैट इज 1.57। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है। क्लियर है? एवरेज में 1/t में 2 पाई रखना है, ओनली पाई इंटीग्रेशन पे क्या आएगा? ओनली एवरेज में 1/2 पाई रखोगे आप, टाइम पीरियड पूरा लेना होता है, इंटीग्रेशन में पाई आता है महबूब, ठीक है? क्लियर ना? ठीक, 3-4 समझ में आ गए? बोलो फटाफट हाँ या ना। इनकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्लियर है? फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर की। बोलेंगे फटाफट हाँ या ना? क्लियर है सभी को? है ना? ओके। अब देखिए 5 और 6, यहां पे देखिए अब ये है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव, अब देखो इसमें जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया भी है ना? तो इसमें भी वो फुल और हाफ वाला कंसेप्ट आ जाएगा। वी एवरेज 0 फॉर फुल साइकिल, और जो इसकी पीक वैल्यू है Vm उतना होता है हाफ साइकिल के लिए। इसका वी आरएमएस कितना होता है? पीक वैल्यू Vm के बराबर ही रहता है। तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा? इसका फॉर्म फैक्टर आ जाएगा आरएमएस अपॉन एवरेज, मतलब 1। फॉर्म फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आ गई नीचे ये वाली वेवफॉर्म। ये वाली वेवफॉर्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? हाफ रेक्टिफाइड स्क्वायर वेव, है ना? हाफ रेक्टिफाइड स्क्वायर वेव, है ना? हाफ रेक्टिफायर मतलब हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू गई है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू निकली है ये वेवफॉर्म। इसका नेगेटिव वाला पोर्शन हट गया है ना, जैसे कि यहां पे था जो साइनसोइडल वेवफॉर्म थी, उसका नेगेटिव नेगेटिव हट गया, तो हाफ रेक्टिफाइड वेव। यहां पे भी नेगेटिव नेगेटिव हट गया है। अब इसका एवरेज आरएमएस कैसे लिखते हैं? देखो, पीक फैक्टर नहीं लिखे, पीक फैक्टर आप खुद से निकाल लो। एवरेज आरएमएस लिखना है इसका बड़ा ही सिंपल है। देखो, मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, जितना ये टाइम पीरियड है डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, एक ही बात है। मतलब वी एवरेज हम लोग क्या लिखते हैं? वी एवरेज हम लोग लिखते हैं एरिया ओवर वन टाइम पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, यही तो लिखते हैं। अब एक टाइम पीरियड क्या है? ये है पूरा। इसके बाद वेवफॉर्म रिपीट कर रही है। इसमें एरिया क्या हो गया? इसका एरिया तो 0 हो गया, और इसका एरिया कितना हो गया इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का? Vm इंटू टी ऑन, ये एरिया हो गया, और डिवाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टी। तो ये आ गया वी एवरेज, Vm इंटू टी ऑन अपॉन टी। ठीक है। तो आरएमएस कैसे लिखेंगे इसका? इसका आरएमएस करने के लिए बस तुम्हें क्या करना है, ये Vm लिखना है, और ये जो टाइम लिखा है ना इस पे अंडर रूट लगा देना है। ये आरएमएस आ गया। इस तरीके से तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया? बोलो। वी एवरेज बराबर Vm इंटू टी ऑन अपॉन टी। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। एरिया कितना है भाई? एरिया निकाल लिया इस पूरी वेवफॉर्म का एरिया। इसका एरिया हाइट इंटू विड्थ, और ये एरिया 0, और टाइम पीरियड तो टोटल टी है ही, तो इसको लिख दिया ऐसे। और आरएमएस के लिए बस यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, है ना? क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आ जाएगा। फिलहाल इनको आप लोग ऑब्जर्व करो अगर पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है ना? चलिए, अब आता है सबसे सिंपल पार्ट। ये जो 4 वेवफॉर्म आप लोगों को दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 4 वेवफॉर्म आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, ये जो 4 वेवफॉर्म है, इसमें से एक ये ट्राइंगुलर वेव है, देखो ऊपर भी है नीचे भी है। फिर ये वाली वेवफॉर्म केवल ऊपर ऊपर है। यहाँ पे देखिए सॉटूथ ऊपर भी है नीचे भी है। फिर ये देखिए ये इस तरीके की सॉटूथ है। इन सारी की सारी वेवफॉर्म में
अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा एवरेज? Vm/2। अगर आरएमएस निकालेंगे तो क्या आएगा? Vm/√3। और फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3, दैट इज 1.154। ये चारों के लिए कॉमन है। ये चारों तरीके की वेवफॉर्म कहीं भी दिख जाए, सीधे के सीधे आंसर लगा देना, काम खत्म। एवरेज, आरएमएस और फॉर्म फैक्टर। बोलो। ठीक है। चारों के लिए कॉमन है। हाँ कि ना? पल्ले नहीं पड़ रहा क्या? समझ में आ गया है ना? एवरेज Vm/2, आरएमएस Vm/√3। अब आप सोचोगे कि सर यहां पे भी तो, अगर कोई बंदा बाद में दिमाग लगाया कि सर यहां पे भी तो ये पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों बराबर है, तो आप तो एवरेज Vm/2 लिख रहे हो, तो इसमें भी वही वाला कंसेप्ट लिखेगा। इसमें ही वही वाला कंसेप्ट लगेगा कि फुल साइकिल में 0 और हाफ साइकिल में ये वैल्यू। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में ये वैल्यू, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, फुल साइकिल हाफ साइकिल वाला, सिंपल मैं इसको वैसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हैं? तो उसके लिए आप लोग को फाउंडेशन बैच में आना पड़ेगा, तब मैं इसको ड्राइव भी करवा दूंगा। ठीक है। इसको एक्सप्लेन इसी तरीके से किया जाता है, और कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। तुम डिराइव करके कोई 30 मार्क नहीं बन जाओगे 2 महीने के बैच में। अब तुम्हें इसका डेरिवेशन चाहिए, दिमाग से सोचो भाई, पेपर क्लियर करना है ना अपन को, तो पेपर क्लियर करना है तो उसके लिए ऐसी बातें नहीं करते। अब देखो, ये जो वेवफॉर्म है और ये जो वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म कैसी है? ये जो वेवफॉर्म है ये वाली, ये कैसी है? देखो, इस सॉटूथ वेव की एक एक स्लाइड को मैंने गायब कर दिया, एक एक को मैंने गायब कर दिया है। यहाँ पे एक था, फिर गायब कर दिया, फिर एक था, फिर गायब कर दिया, जैसे यहाँ पे। और ये जो वेवफॉर्म है ये क्या करा है? ये ट्राइंगुलर वेव की एक एक को गायब कर दिया, एक था फिर गायब, एक था फिर गायब। तो देखो यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो शॉर्ट ट्रिक ही तो बता रहा हूं मेरे भाई। अब देखो, क्या मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये वेवफॉर्म बताई थी, और फिर उसके बाद ये वेवफॉर्म बताई थी। बोलो। इसको बोला था फुल रेक्टिफाइड वेव, ये हाफ रेक्टिफाइड। बोलो, बताया था ऐसा? हाँ या ना? क्लियर है ना? तो मैंने आपको बताया था, हाँ, फुल वेव एंड हाफ वेव। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो वी एवरेज है वो 2Vm/π है, और इसका जो वी आरएमएस है वो Vm/√2 है ना? तो यहां पे जो वी एवरेज है वो कितना हो जाता है? हाफ ऑफ 2Vm/π, मतलब Vm/π। और आरएमएस कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 1/√2 टाइम्स ऑफ फुल वाला, मतलब Vm/√2। कितना आ गया? Vm/2 आ गया। तो एवरेज के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, और आरएमएस के लिए 1/√2 का। ऐसा कुछ हमने थोड़ी देर पहले सीखा। फुल वाली जो वैल्यू है उनमें हाफ वाली के लिए इन इनका मल्टीप्लाई करना है। अब फुल वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास? ये रही, एवरेज और आरएमएस। चारों की चारों वेवफॉर्म का सेम है ना? अब इसका हाफ वाला बन गया ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इन दोनों वेवफॉर्म के लिए सेम ही रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? अगर मैं इसका वी एवरेज लिखूंगा, कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ Vm/2, मतलब Vm/4। और इसका आरएमएस लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ Vm/√3, मतलब Vm/√6। ये हो गया इन दोनों की दोनों वेवफॉर्म का रिजल्ट। अरे यार, सबको इतना क्लियर है? जल्दी बोलो। और यहां पर ये वेवफॉर्म आपकी खत्म होती है।
Vm/4 एंड Vm/√6, ठीक है। क्लियर सभी को एकदम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना, फुल वेव ना हाफ वेव। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये दोनों वेवफॉर्म पर अप्लाई होता है ये रिजल्ट, है ना, इस पर भी और इस पर भी, दोनों के लिए। ये वाली जो चीज है ये अपनी अलग है, ये अपन ने समझने के लिए लिखी है ना। शाबाश। लास्ट रिजल्ट ये है, ये जो वेवफॉर्म है ये दोनों का हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड, दो चीजों का, दो चीजों का हाइब्रिड है। इसका जो रिजल्ट आता है आप लिखेंगे आई बराबर आता है IRMS, वो आ जाता है इसका मैक्सिमम वैल्यू IM√2/3। इसको मैं बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको कैसे आता है ये √2/3 बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी के ये जो क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, अगली क्लास में मैं इसके केवल आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। ये जो 3-4 क्वेश्चन है इनको आप लोग खुद से ट्राई करके आना। ये जो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है इनको खुद से ट्राई करके आना, अगली क्लास में इसका मैं आंसर बता दूंगा और आप लोग इसको सीख लेंगे, सही वेरीफाई कर लेना, फिर इसके आगे सीखेंगे। बोलो भाई, क्लियर है? डन है ना। तो इतनी सी अपनी आज की कहानी थी। लास्ट वाले का नेम बता दीजिए। उनका कोई नेम नहीं है, ये ट्रायंगुलर सॉटूथ वेव होती है, इनका ऐसा कोई नेम नहीं है, बस वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म का शेप है, ठीक है। सब कुछ बेसिक से लग रहा है, एकदम बेसिक से जा रही है चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन का पीडीएफ, कौन से क्वेश्चन का पीडीएफ? पूरे मन से नहीं पढ़ा रहे हो? अरे मेरे भाई, और कैसे पढ़ाते हैं पूरे मन से मेरे भाई? नया प्लेटफॉर्म है ना, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ज्यादा इमोशनल हो गया है वो। नेटवर्क और कितने दिन चलेगा? नेटवर्क अपना 3 से 4 दिन और चलेगा, ठीक है। तो दीजिए मैथ और जीके जीएस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तो मेरी शाम को शिफ्ट है अतुल, मैं कल बात करता हूं इसको लेके, ठीक है। अभी आप लोग 3 बजे मिलिए मुझसे, ठीक है। लाइव क्लास में लैंडस्केप पर कमेंट नहीं होता, अब क्या करें भाई, जैसा फीडबैक है जैसा है वैसा ही है। क्या इससे बिहार BCCL में कुछ तो नहीं आएगा? तुम पहले पढ़ते जाओ, बाहर अंदर का टेंशन मुझे लेने दो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अभी तक दिवाली की छुट्टियों पे था, मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया हूँ खंडवा में, ठीक है ना, वापस। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए, हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज 3 बजे शेयर करूंगा, तो 3 बजे जो भी आ सकता है जरूर आइएगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट सेशन रखेंगे, 15-20 मिनट का, ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। सलमान, JKSSB इससे बाहर तो नहीं आएगा? देखो यार, बाहर अंदर कुछ नहीं होता है, पेपर का लेवल डिपेंड करता है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? क्लास नोट्स में जाना है आपको, कंटेंट के अंदर क्लास नोट्स का फोल्डर आता है, उसमें पीडीएफ होती है, ठीक है। कंटेंट के अंदर क्लास नोट्स का फोल्डर आता है, उसमें पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय। पीडीएफ कब तक अपलोड होगा? क्लास के 5 मिनट बाद आपको पीडीएफ दिख जाएगा, ओके। चलिए दोस्तों, ओके बाय।